हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसपी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की नेक्स्ट क्लास। इसमें पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसको हमने पिछली क्लास में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखोगे तो भी ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहना वीडियो में। मैंने पहले समझाया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की फाइंड करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका था। यानी कि किसी सॉल्वेंट को हम लेते हैं, सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को ऐड करते हैं, सॉल्वेंट में, जिससे हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। बच्चों हम पहले तुम्हें बता चुके हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी हम होमोजीनियस सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। तो इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में इतना डिजोल्व करो जिससे कि वो नीचे सेटल ना हो और कम्प्लीटली उसमें डिजोल्व हो जाए। तो जितना सॉल्यूट उसमें डिजोल्व होगा वो उतनी ही उस सॉल्यूशन की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ये मैंने तुम्हारे लिए पिछले लेक्चर में इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। साइंटिफिक वर्ड में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम सॉल्युबिलिटी को 100 ml रेफरेंस मानकर निकालते हैं कि 100 ml में जितना सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा उसे उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये मैं कम्प्लीटली बता चुका था। अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कब सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपने आप में। तो इसी को हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगी। यानी मैंने इसमें डाला सॉल्यूट, तो हो सकता है कि हर सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में ना डिजोल्व हो, यानी कि ना डिजोल्व हो। तो इसका मतलब है कि वो नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो इन निम्न फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें इनडायरेक्टली समझाऊं कि सॉल्यूट अपने हिसाब से सॉल्वेंट को चूज करेगा और सॉल्वेंट अपने हिसाब से सॉल्यूट को चूज करेगा। कि मैं कहूँगा कि अगर नॉन पोलर अगर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर ही सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे में कंप्लीट डिजॉल्व हो सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली देखा, एक्सपेरिमेंटली करके हमने देखा कि लैब में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा है और पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है। यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही थी कि नॉन पोलर सॉल्यूट लोगे तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा था। अगर पोलर सॉल्वेंट लोगे, अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले रहे थे, हमने देखा था कि पोलर अगर हम सॉल्वेंट ले रहे थे तो उसमें पोलर सॉल्यूट ही डिजोल्व हो रहा था, पोलर सॉल्यूट ही डिजोल्व हो रहा था। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी जो थी नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड कर रही थी। कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट हो तो पोलर ही सॉल्वेंट होना चाहिए। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि नॉन पोलर में अगर सॉल्यूट को लें तो क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म CCl4, यानी कि सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपको ये इतना टॉपिक समझ में आया? चलो मैं तुम्हें इसके एग्जांपल देके और समझा देता हूँ कि अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो कौन सा हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और बेंजीन ले सकते हैं। हमने देखा कि ये आपस में एक दूसरे में डिजोल्व हो रहे थे। किसका एग्जांपल है बच्चों, ये इसका एग्जांपल है। ओके, अब आती है सर इसका भी एग्जांपल बता दो। ये क्यों ना बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो इसका एग्जांपल हम ले रहे थे, तो हमने देखा कि पोलर क्या था,
हमारा मोल H2 जो पानी है हमारा आयनिक है कम्प्लीटली, इसमें NaCl डाल लो, ये भी हमारा आयनिक है। तो हमने देखा पानी में NaCl बहुत आसानी से डिजोल्व हो जा रहा था। यही कारण है कि आयनिक कंपाउंड पानी में आसानी से डिजोल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनिक है और जो भी कंपाउंड आयनिक है वो इसमें डिजोल्व हो जा रहा है। इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही थी, और यही कारण है कि H2O में ऑल आयनिक कंपाउंड इसमें डिजोल्व हो रहे थे। ओके, समझ में आ रहा है बच्चे? ओके बच्चों, अब इसका नेक्स्ट फैक्टर भी क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। चलो, यह है नेचर ऑफ सॉल्वेंट की समझ में आ गई। ओके, सेकंड फैक्टर हम ले सकते हैं कि टेम्परेचर हो सकता है सर, टेम्परेचर भी हो सकता है। चलो, एक सर दूसरी बात और है टेम्परेचर, ये मानिए सपोज सर हमने कोई लैटिस है हमारा, ओके सर, अब ये सॉलिड है, अगर मैं इसको कंपाउंड को मान लो किसी पानी में यानी किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहा हूँ पानी में, तो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल यानी लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस से बना होता है। लैटिस में बहुत सारे एटम होते हैं, फेसेस पे हो सकते हैं, कॉर्नर पे हो सकते हैं, सेंटर पे हो सकते हैं। ओके, बड़ा है, हमने कॉर्नर पे माना, सिंपल क्यूबिक मान लिया, सॉलिड मान लिया कुल मिला के। तो ये लैटिस में जो एटम होंगे ये बाइंड होंगे किससे? लैटिस एनर्जी से। ओके बच्चों, किससे बाइंड होंगे? ये लैटिस एनर्जी से। इसका मतलब है कि ये बहुत हाईली लैटिस एनर्जी से बाइंड है, बहुत स्ट्रांगली। तो ये पानी में आसानी से नहीं डिजोल्व होंगे। जब आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे तो आसानी से डिसोसिएट भी नहीं होंगे, और जब आसानी से डिसोसिएट नहीं होंगे तो उसमें घुलेंगे भी नहीं, मतलब डिसॉल्व भी नहीं होंगे, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी। तो मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्टली कि अगर ये लैटिस में एटम बहुत ज़्यादा लैटिस एनर्जी से बाइंड हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो मैं कह सकता हूँ सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली पर सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। ओके बच्चों, ये बात मैं कह सकता हूँ, ये तुम्हारा सेकंड फैक्टर है। ओके बच्चों, सेकंड फैक्टर, और पहला फैक्टर मैं आपको समझा चुका हूँ, सेक ये वाला पहला फैक्टर है। ओके बच्चों, अब सर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फैक्टर की। ये मानो ये मैंने एटम लिए, अगर मैं मानो ये एटम छोटे छोटे हैं तो ये एटम पास पास होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तो इनके न्यूक्लियस पास पास होंगे, न्यूक्लियस पास होंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सही है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बहुत सारी एनर्जी के साथ ये बाइंड होंगे, और बहुत सारी एनर्जी के बाइंड होंगे तो पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे। मानते इस बात के लिए? चलो दोबारा समझो, ये एटम है, ओके, अगर ये एटम बड़े बड़े हैं, मान लो बड़े बड़े एटम है, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसका मतलब है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का इसके प्रति और इसके इलेक्ट्रॉन का इसके प्रति, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा विपरीत चार्ज के बीच होगा, अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो इसका इसके साथ और इस इलेक्ट्रॉन का इस पॉजिटिव के साथ होगा, और इसका इसके भी साथ होगा, इसका इसके भी साथ होगा। तो मैं अगर एक बात कहना चाहूँ कि अगर एटम बड़े बड़े हैं तो इनके न्यूक्लियस दूर दूर होंगे, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा। अब इन्हीं को मैं एटम को अगर छोटा छोटा ले लूँ तो न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, कितनी, कि अगर ये एटम दूर दूर बड़े बड़े हैं तो न्यूक्लियस दूर दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इनमें ज़्यादा होगा, और इनमें कम होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पानी में डालूंगा तो इनकी अपेक्षा ही आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, तो आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ सर बच्चों को सॉल्युबिलिटी साइज के इन्वर्स में होगी, साइज ऑफ एटम। मैं कह सकता हूँ कि एटम का साइज जितना बड़ा होगा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जितना छोटा होगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया पूरी तरह से? ओके आया। चलो
अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। हम इसे डायरेक्टली पहुंचते हैं टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। सर जनरली ये कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करती है रिएक्शन किस टाइप की है। रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, हमने इससे पिछली क्लास में भी आपको समझाया था। दो होती हैं, एक तो होती है सर बच्चों एंडोथर्मिक, ये, और एक होती है एक्सोथर्मिक। सही है। इसमें हमने आपको समझाया था कि इसमें हीट जो है रिलीज होती है। सही है। और इसमें हमने समझाया था कि हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है सर? इसमें एब्जॉर्ब होती है। ओके बच्चों, वो ओके बच्चों, पहली वाली बातें समझ में आई? ओके, टेम्परेचर का फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। तो मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, सॉलिड है हमारे पास कोई भी बच्चों। मैंने इसको क्या किया, इसको पानी में डाला। सपोज करो मैंने इसको पानी में डाला, मैंने इस क्रिस्टल को पानी में डाला सर। अब सर ये डिजॉल्व नहीं हुआ, डिजॉल्व आसानी से नहीं हुआ, तो मैंने इसका टेम्परेचर राइज करके देखा सर। ओके बच्चों, जब मैंने इसका टेम्परेचर राइज किया, मैंने इसको डिजॉल्व किया, तो मान लो मैंने इसको डिजॉल्व किया तो 500 केल्विन यानी 500 किलो जूल की हमने एनर्जी दी। मैं ये मान ली 500 जूल मान लो, 500 किलो जूल, ओके कोई दिक्कत नहीं, 500 जूल मान लो, तो 1 किलो जूल पे बात बन जाओ, 500 जूल की मैंने इसको एनर्जी दे दी। जब मैंने इसको दिया 500 जूल, अब ये सर डिजॉल्व हुआ, डिजॉल्व होने के बाद ये टूट गया। अब ये डिजॉल्व होने के बाद बच्चों ये टूटा किसी में, मतलब अपने आयन जो भी कंपाउंड का आयन थे, मान लो ए पॉजिटिव में बी नेगेटिव में टूट गया। और मान लो H2O था मेरे पास, H2O था, ओके, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इसका इंटरेक्शन हुआ। अब ऐसे इंटरेक्शन इसका हुआ, डेल एच पॉजिटिव नेगेटिव वाले का इससे हुआ। इस टाइप से आयन घेर लिए। सही है, घेर लिए। इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। अगर H2 है तो हाइड्रेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। घेर लेना किसी आयन के मतलब किसी कंपाउंड के आयन को H2O के द्वारा घेर लिया गया है, तो उसे हम हाइड्रेशन कह देते हैं। अगर कोई H2O के अलावा अदर कोई सॉल्वेंट है तो उस प्रोसेस को हम सॉल्वेलाइसिस कह सकते हैं। सही है बच्चों, तुमने पढ़ चुका होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाली क्लास में आपको इस टॉपिक को इन डिटेल पढ़ा दूंगा। ओके, तो मैंने इसको 500 जूल एनर्जी दी। ओके सर, तो ये डिजॉल्व हुआ। फिर डिजॉल्व होने के बाद बच्चों ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट हुआ। यहाँ डिसोसिएट हुआ तो एनर्जी बच्चों यहाँ से निकली 400 किलो जूल यानी 400 जूल। इसका मतलब बच्चों मैंने 500 जूल दी तो 400 जूल निकली। इसका मतलब है कि इसने 100 जूल जो एनर्जी थी वो डिसोसिएट होने में ले ली, मतलब इतनी एनर्जी सॉल्यूशन में अभी रह गई, मतलब कम निकली। इसका मतलब है कि ऐसी रिएक्शन टेम्परेचर चाहती है, यानी कि एसिड, इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन टेम्परेचर चाहती है कि 500 देने पर 400 निकाल रही है कुल। इसका मतलब 100 को तो अपने आप के अंदर वो रख रही है अपने आप में कि मैं टेम्परेचर लूँगी तभी होंगी, यानी कि 100 जूल एनर्जी इसने अपने पास रख ली तब ये रिएक्शन हुई है। इसका मतलब है कि एनर्जी देने वाली एनर्जी, जो रिएक्शन एनर्जी लेती है उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सर इससे एक बात निकल के आई कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अपने आप में टेम्परेचर रख रही है, यानी वो चाह रही है कि टेम्परेचर को इंक्रीज और करोगे तो मैं और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी दूंगी तुम्हारे लिए, और ज़्यादा डिसोसिएट होंगी सॉल्वेंट में, और ज़्यादा घुलेगा सॉल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी ऐसी रिएक्शन के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है बच्चों। तो ये बात हमारी किसके लिए निकल के आई? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ओके बच्चों, चलो बच्चों ये मानो अब तुम थोड़ा सा और समझते हैं अभी कि ये क्रिस्टल है, अदर क्रिस्टल लिया कोई, और ये हमने
इसमें लिया, मान लो। ओके बच्चों, अब मैंने इसमें क्या किया बच्चों, इस क्रिस्टल को इसमें डाला इसमें। अब इसे डिसॉल्व करने के लिए मैंने इसमें 500 जूल की एनर्जी दी, यही मानो। 500 जूल एनर्जी देने के बाद ये डिसोसिएट हुआ, यानी ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में। कोई दूसरा ले लिया, मान लो मैंने मान लिया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, कोई दिक्कत, सॉल्यूट यहाँ भी कोई हो सकता है, सॉल्वेंट यहाँ भी हो सकता है। जब इसको मान लो H2 ही मान ले रहा हूँ मैं सॉल्वेंट, तो ये इसको इंटरेक्ट कर देगा डेल नेगेटिव, और H पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, इसको डेल पॉजिटिव H वाला ले। देखो अपोजिट चार्ज इनको घेर लेंगे, जब अपोजिट चार्ज इनको घेर लेंगे, इसको नेगेटिव कर लिया, इसको क्या है, इसको भी मतलब पॉजिटिव जो होगा हाइड्रोजन इसके साथ रहे। तो इस प्रोसेस को मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया कि जब H2 है तो मैं इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कह देता हूँ। अगर इसकी जगह कोई और प्रोसेस है तो मैं इसको सोलोलाइसिस कह देता हूँ। जब मैंने देखा बच्चों, तुम्हें बताया कि मैंने इस क्रिस्टल को इसमें डाला, तो इसमें 500 जूल की एनर्जी मैंने दी इसको डिजॉल्व करने के लिए। जब ये आखिर डिसोसिएट हुआ तो इसमें से एनर्जी निकली, मान लो 1000 जूल की निकली। जब 1000 जूल की एनर्जी इसमें निकली तो इसका मतलब है कि बच्चों मैंने 500 दी, 1000 निकली, यानी 500 एक्स्ट्रा और निकली, यानी 500 एक्स्ट्रा और निकली। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन तो हीट हो गया सर। मैंने तो 500 दी, इसने ली, सॉल्यूशन नॉर्मल। जैसे ही वो डिसोसिएट हुआ डिजॉल्व होने के बाद 1000 की निकली, 500 दी, 1000 की निकली, 500 एक्स्ट्रा निकली सर। तो इसका मतलब सॉल्यूशन ऑल ओवर सर हीट हो गया ना, सॉल्यूशन जो था सर ऑल ओवर हीट हो गया। तो सॉल्यूशन ऑल ओवर खुद हीट है, तुम खुद से टेम्परेचर और दोगे तो सर रिएक्शन फेवर नहीं होगी। इसका मतलब रिएक्शन को ठंडा करने की ज़रूरत है सर। तो ऐसी रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन का टेम्परेचर हमें ठंडा करना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन को ठंडा करना पड़ेगा तब सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि पानी तो और हॉट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन का हम टेम्परेचर राइज नहीं कर सकते। ओके सर, तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं सर, जिसमें हीट रिलीज हो ज़्यादा, यानी कि हीट की ज़रूरत ना पड़े, खुद हीट निकले। तो ऐसी रिएक्शन को सर हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके बच्चों, तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फंडा आपको बच्चों समझ में आया, कंप्लीटली नहीं आया? मैं आशा करता हूँ कि ये पिक्चर आपके लिए क्लियर होगी, कहती कि मैंने बहुत ही पेशेंस के संग आपको समझाया है। ओके, और सर आगे देखते हैं। अभी मान लो लेट करो बच्चों कि ये हमने लिया क्रिस्टल एक, और ये पानी में सिर्फ हमने फिर डिजॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, हमने ये पानी में फिर डिजॉल्व किया। अब सर ये मैंने डिजॉल्व किया इसमें, तो मैंने इसमें हीट दी मान लो, क्योंकि डिजॉल्व नहीं हो रहा था, आसानी से टेम्परेचर राइज करना पड़ रहा था बच्चों। जब मैंने इसका टेम्परेचर राइज किया तो मैंने मान लो इसको 500 जूल की एनर्जी दी। मैं इसको, ये होता नहीं, मैं इसको रेफरेंस लेके आपको समझा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 500 जूल ही दूंगा, इतनी ही निकलेगी। कुछ भी, कितनी भी जूल हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। कोई सा यहाँ सॉल्यूट हो सकता है, कोई सा सॉल्वेंट हो सकता है, सही है, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपके समझाने के पर्पज़ से आपके लिए एक वैल्यू उठा रहा हूँ, बहुत आसान सी, जैसे 500, 1000, जिससे आपको क्लियर पिक्चर विजिबल हो, सही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। ओके बच्चों, तो अब ये डिसोसिएट हुआ आयन में, यानी ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में मान लो हो गया। पिछली बार की तरह इसको मतलब अपोजिट आयन ने घेरा सॉल्वेंट के, पॉजिटिव हाइड्रोजन है तो डेल पॉजिटिव, ओके, और ये डेल नेगेटिव, तो इसको ये पर लेगा, हाइड्रोजन इसको ले लेंगे, हाइड्रोजन इसको ले लेंगे। इस टाइप से इनको मॉलिक्यूल जो होगा घेर लेगा। ओके,
इसको मॉलिक्यूल आसानी से घेर लेंगे सॉल्वेंट के। तो इस प्रोसेस को मैंने समझाया, हाइड्रेशन कहते हैं क्योंकि H2 है। अब ये आपस में जिससे डिसोसिएट हुए मॉलिक्यूल से तो एनर्जी है 500 जूल की निकली, 500 जूल की निकली। आने सर समझ में नहीं आया कुछ, फिर से समझाने की कोशिश करो। यानी कि समझाता हूँ, यानी कि मैंने 500 जूल की एनर्जी दी और सर 500 की निकली। सर इसका मतलब तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब कि मैंने 500 दी और सर 500 ही निकल आई। इसका मतलब सर एक बात इससे क्लियर होती है कि ऐसी रिएक्शन को टेम्परेचर में दूं या ना दूं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं रहा। तो ओके बच्चों, यही मैं कहना चाह रहा था कि ऐसी रिएक्शन जितनी एनर्जी में दे रहा हूँ उतनी ही उसमें से निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो दीज रिएक्शन आर, मैं कह सकता हूँ उनको, दीज रिएक्शन आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट समझ में आई होगी। ओके, टेम्परेचर का फंडा आपको समझ में आया। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी वाली जो लेटेस्ट एनर्जी वो आपको समझ में आई कंप्लीटली। चार्ज वाला मामला समझ में आया। सर कुछ छूटा जा रहा है, क्या छूटा जा रहा है सर? एक छोटी सी बात और है, जाते जाते उसे समझ लीजिए। सर एक बात है, ये मानिए सर मैंने कोई क्रिस्टल लिया। ओके, क्रिस्टल तुम्हें पता है सर किससे बनकर होता है? एटम से। एटम क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा। मान लो एक पे पॉजिटिव है सर, एक पे नेगेटिव है। ओके सर, सॉरी, एक पे नेगेटिव है। बच्चों अगर मैं इस चार्ज को इंक्रीज करता हूँ तो जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ेगा और नेगेटिव बढ़ाऊंगा तो सर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा बच्चों, कंप्लीटली होगा। और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा चार्ज इंक्रीज करने से तो ये बहुत सारी एनर्जी के साथ बाइंड होंगे, यानी कि इनको डिसोसिएट करना मुश्किल हो जाएगा। सर समझ में आया? नहीं आया? दोबारा समझो। यानी कि मैं किसी एटम को लेता हूँ क्रिस्टल के लैटिस में, तो लैटिस में एटम होंगे और एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा तभी तो कोई लैटिस एक कंप्लीट एनर्जी के संग बाइंड होगा ना, होगा सर। तो जो सर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब मैं ये नेगेटिव पॉजिटिव के इंटरेक्शन के कारण ये सर लैटिस बाइंड होकर लैटिस बना रहा होगा। जब मैं इनके चार्ज को इंक्रीज करता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को बढ़ाया, तो जितना मैं इनको चार्ज को बढ़ाऊंगा इनके बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा सर। ओके, जब इंटरेक्शन बढ़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच एटम के क्रिस्टल में तो लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के बंद होगा, यानी कि एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। उसकी एनर्जी जो थी बाइंडिंग एनर्जी सर जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी सर, इंक्रीज होगी। और जब सर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्रिस्टल को तोड़ना सॉल्वेंट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर मैं यहाँ से एक और कॉन्क्लूजन लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लीजिए प्लीज़, सॉरी वैसे नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, लेकिन आप समझिए कि सॉल्युबिलिटी चार्ज की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ओके, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आई एम सॉरी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि चार्ज अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो कम डिजॉल्व होगा। ओके, और चार्ज कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके सर, थैंक यू। वीडियो आपके लिए समझ में आई होगी।